वो जो आपका 1 महीना है उसके हमें एक बार बताइए कि कैसा रहा आपका वो 1 महीना, कि जिससे हमें पता चले और ऑडियंस को भी पता चले कि यार जहाँ तक हमने सुना है एज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, हम लोग जैसे समझते हैं कि यार कश्मीर में या कुनन पोस्पोरा में इंडियन आर्मी को पसंद नहीं किया जाता, या फिर बाकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कमेटी को लग सकता है कि इंडियन आर्मी वहाँ पे सही चीज़ नहीं कर रही है, कुछ भी गलत कर रही है, या फिर कुछ भी ऐसा जो कश्मीर के लोग नहीं चाहते वैसा कर रही है। तो आप बताइए 1 महीने में कैसा रहा, क्या-क्या हुआ? ताकि हमें पता चले और ऑडियंस को भी पता चले कि यार हर चीज़ बताई हुई या पोर्ट्रे की हुई सही नहीं होती। आप खुद बताइए कि वहाँ पे 1 महीना कैसा रहा आपका? एक्चुअली अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊँ, तो मैंने वहाँ पे 1 महीना स्पेंड किया कश्मीर के अंदर। तो मेरे लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं था। बिकॉज़ जहाँ तक मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि अभी मैं अगर खुद को एज़ आर्मी पोर्ट्रे करते हुए जाऊँगा सिविलियंस के बीच में, मुझे गालियाँ सुनने को मिलेंगी, मुझे पत्थर खाने को मिलेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो मेरा फर्स्ट डे था 68 ब्रिगेड के अंदर, जब मैं गाँव की तरफ निकल रहा था, पहले जब मैं 68 ब्रिगेड के कमांडर से मिला, तो तब मेरा उनसे एक सवाल था, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इस बुक में क्या लिखूँगा? तो उनका बड़ा ही सिंपल सा आंसर था मेरी तरफ। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ बताऊँ अपने एओआर के बारे में, जो मेरा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में। आप खुद गाँव में जाइए, गाँव से पूछिए 68 ब्रिगेड के बारे में, 68 ब्रिगेड क्या कर रही है, उसके बारे में। जो वो आपको बताते हैं आप वही लिखिए। क्योंकि आप अगर किताब लिखेंगे तो वो एक न्यूट्रल होनी चाहिए और एक सच्चाई की बुनियाद पे किताब होनी चाहिए। देन फिर जब मैं अपने उस जर्नी को जब मैंने स्टार्ट किया, तो जब मैं पोस्टपोरा की तरफ निकला तो मन में कहीं न कहीं थोड़ा डर भी था बिल्कुल। कि बिकॉज़ जिस केस के बारे में लोगों से मैं बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ, वो केस कैसा होने वाला है, लोगों का जवाब कैसा होगा। तो मैं जब भी किसी के पास में गया तो मैंने उनको थोड़ी लोकल भाषा जो मैंने वहाँ पे सीख के रखी थी, जैसे कि मैं किसी भी व्यक्ति को देखता था, मैं कहता था कि अस्सलाम वालेकुम चाचा, ज़ोचुआ ठीक, असल पाट, खोश पाट, तो वो बड़े ही मुस्कुराते थे आगे से। क्या मतलब क्या है इस पूरे का? लाइक कश्मीरी अस्सलाम वालेकुम जो हो गया वो तो जी, ग्रीटिंग्स हो गई। ग्रीटिंग्स। तो ज़ोचुआ ठीक, असल पाट, खोश पाट जो है ये कश्मीरी वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, जिसका मतलब होता है कि आप कैसे हैं, ठीक हैं, अच्छे से हैं। अच्छा। तो वो आगे से जवाब भी कहते थे कि हाँ, हाँ, बिल्कुल हम बढ़िया से हैं, आप बताइए कश्मीरी में ही। तो कश्मीरी में पूछ रहे थे आप कहाँ से आए हो? तो मैं उन्हें मुस्कुरा कर कहता था कि मैं 68 माउंटेन ब्रिगेड से आया हूँ। तो ओके। वो आगे से कहते थे आशियाना। एक्चुअल में जो 68 माउंटेन ब्रिगेड है, वहाँ के लोग 68 माउंटेन ब्रिगेड को आशियाना बुलाते हैं। तो उनके ब्रिगेड कमांडर को आशियाना करके बुलाते हैं, दानों को अच्छा। आशियाना बुलाते हैं। बिकॉज़ वहाँ के लोगों का मानना है कि ब्रिगेड के आने के बाद वहाँ का एरिया और तरेगाम में डेवलपमेंट हुई है। वहाँ की आर्मी जो है, वहाँ पे जो भी आर्मी काम कर रही है, उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो काफ़ी अच्छा है। तो जब भी मैंने लोगों ने ऑफ़र करना सामने से आगे से, आप चाय पिएँगे? चाय चुआन? तो मैंने उनको हाँ कहना कि बिल्कुल चलिए आवा-आवा करके बोलना कि चलिए मैं चाय पीऊँगा, ज़रूर पीऊँगा। तो वो चाय पिलाते थे एंड देन आर्मी के बारे में काफ़ी कुछ बोलते थे। और वहाँ पे जाके सबसे बड़ी शॉकिंग मेरे लिए बात ये थी कि मैंने वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे जो कि फॉर्मर 15 कोर कमांडर थे, कमांडर। उनके वॉलपेपर्स देखे लोगों के उन फ़ोन्स में, फ़ोन्स कि पे। लोगों ने वाह! अपने फ़ोन्स में जनरल पांडे के फ़ोटोज़ लगा के रखे हैं। और उनका कहना होता था कि देखो, देखो, हम जनरल पांडे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप जाएँगे तो उनसे हमारे बारे में कहिएगा और उन्हें कहिएगा कि हमारे घर पे, हमारे एरिया में दोबारा से एक बार चाय के लिए ज़रूर आएँ। तो मैं कहता था बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। तो जब फिर लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि आप वैसे किस काम से आए हैं, बताइए हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो मैंने उनसे कहना शुरू किया कि मैं कुनन पोस्ट पर मैं किताब लिखना चाहता हूँ। 91 में जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ उस पे मैं किताब लिखना चाहता हूँ। तो जब मैं पोस्टपरा में एक व्यक्ति के घर पे चाय पी रहा था, तो जब मैंने उनसे कहा कि मैंने कुनन और पोस्टपरा पे किताब लिखनी है, तो वो ज़रा आगे से हँसने लगे। उन्होंने कहा कि पहले आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा क्या हुआ? 91 में? तो मैंने बताया कि जहाँ तक हमने न्यूज़ में आर्टिकल्स में सुना है कि 91 में 23-24 की रात को यहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन हुआ था कुनन और पोस्टपरा में। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, यहाँ पे आप पहले खुद को करेक्ट कीजिए। 23-24 की रात पे कोई कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ था पोस्टपरा के अंदर। जो भी हुआ था वो कुनन गाँव के अंदर हुआ था। तो फिर मेरे को वहाँ पे लगा ऐसा कि शायद हो सकता है मेबी अ, इनका स्टेटमेंट थोड़ा अलग हो बाकियों से, मैं और लोगों से भी बातचीत करूँगा। देन जब मैं किसी दूसरे घर में गया, तीसरे घर में, चौथे घर में गया, हर एक व्यक्ति मुझे यही कह रहा था कि कि जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ़ और कुनन सिर्फ़ गाँव। कुनन गाँव कुनन में हुआ गाँव था। में। पोस्टपरा में ना ही कॉर्डन हुआ था, ना ही सर्च ऑपरेशन हुआ था। देन बीच में कुछ लोग थे उनका ये भी मानना था कि न जो मैंने कि आपको पहले बात बताई कि 84 में मकबूल भट्ट को फांसी हो गई थी। जेकेएलएफ को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए और आर्मी को डिफेम डिफेम करने के करने लिए के लिए। लोगों के मन में फ़ौज के लिए और नफ़रत पैदा हो जाए, इसको एक तरह से पोर्ट्रे किया गया, वुमेन्स को यूज़ किया गया एज़ अ नेक्सस टू डिफेम द इंडियन आर्मी। और इसके अलावा कई सारी बातें थी, जैसे कि सुनने में आया था कि बॉर्डर एरियाज़ जो हैं, वहाँ पे इंडियन आर्मी लोगों पे बहुत ज़ुल्म करती है, रेप्स वगैरह करती है।
देन मैं कुनन के बाद फिर सीधा मैं केरन और टांगदार की तरफ गया। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे को मन में बहुत सवाल थे कि बॉर्डर एरियाज पे आर्मी काम कैसे कर रही है। तो जब मैं केरन में गया, मैंने केरन में जाके देखा कि सिविलियंस जो हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो तो डिपेंड ही इंडियन आर्मी के ऊपर है। अच्छा। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो, लोग हॉस्पिटल जाने से पहले इंडियन आर्मी को याद करते हैं। स्कूल में चाहे एजुकेशन हो, एजुकेशन से लेके या फिर ट्यूशन से लेके जो कुछ भी वहाँ पे एरिया में, केरल सेक्टर में अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्टिविटी भी अभी तक ठीक से नहीं चलती है, वहाँ पे इंडियन आर्मी लोगों को सपोर्ट दे रही है। मैंने वहाँ पे देखा कि लाइक जब भी कभी मेडिकल इमरजेंसी में कोई प्रेग्नेंट वुमेन को इमरजेंसी में हॉस्पिटल भेजना हो, तो लोग आर्मी को अप्रोच करते थे। आर्मी अपने हेक्टर से उनको एवैक्यूएट करके हॉस्पिटल की तरफ पहुंचाती थी। कितने सारे स्टूडेंट्स को आर्मी ने फ्री में एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर किया। 2014 में जब फ्लड आया था, देन इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर ऑपरेशन मेघरात चलाया था, जहाँ पे कई सारे कश्मीरियों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया था, लोगों को रेस्क्यू किया गया था और उनको सेफ लोकेशन पे पहुंचाया गया था। 2014 में जब ऑपरेशन मेघरात जब फ्लड आया था। इनफैक्ट जब मैं टांगडार में गया तो मेरे को मन में काफ़ी सवाल थे कि अगर एक एरिया के अंदर 30 से 40 गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो आर्मी ने खुद का आर्मी स्कूल क्यों खोल के रखा है, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो वहीं पे महार यूनिट के एक 2IC थे, मैंने उनसे ये सवाल किया कि मुझे इसका प्लीज़ जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि इसका जवाब आप दें। तो मैंने सोचा कि शायद, मैंने कहा कि शायद अच्छी एजुकेशन के लिए। देन उनका जवाब था कि फिर तो हम एक आर्मी स्कूल में पैसा लगा रहे हैं, वही पैसा हम एक प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल को दे के उसको अच्छे से, उस फैसिलिटी को हम अच्छे से और अच्छा बना सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। अगर हमने कहीं किसी भी एरिया में गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल्स खोल के रखे हैं, मतलब अपना अगर कहीं भी पहले से ऑलरेडी हैं, और अगर हमने खुद का आर्मी स्कूल खोला है, कहीं भी अगर हम ऑपरेशन सद्भावना चला रहे हैं, बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, JK ट्रिपल की स्कीम चला रहे हैं, उसका एक कारण है ताकि हम लोगों को ये एक एहसास दे सकें कि हम जो है इंडियन आर्मी जो है यहाँ पे आपके लिए, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। तो जो ये लोग इंटरनेट पे आके कहते हैं कि फौज ने कश्मीर में बहुत जुल्म किया है, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन से स्ट्रॉन्गेस्ट और एजुकेशन से बड़ा वेपन कोई भी नहीं है। जो फोर्स आप पे जुल्म कर रही है, वो आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन एजुकेशन वो क्यों देगी? वो क्यों देना चाहेगी आपको एजुकेशन की? जो पढ़ लिख के आप उन्हीं के अगेंस्ट खड़े हैं, वो आपको एजुकेशन दे रहे हैं ताकि वो आपको एक एहसास दिला सके कि हम यहाँ पे आपके लिए आए। मैं वहाँ पे जाके शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज की फैमिली से मिला, शहीद लांस नाइक नज़ीर अहमद वानी की फैमिली से जाके मिला, कुछ ऐसे कश्मीरी यूथ से भी मिला जो सामने आना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट उनके अंदर सबसे बड़ा डर है सोसाइटी का। यहाँ तक कि मुझे कश्मीरी यूथ ने खुद कहा कि कश्मीर में तो कभी मिलिटेंसी थी ही नहीं, यहाँ पे हमेशा से टेररिज्म था, और हमारे अंदर वो टेररिज्म का जो टेरर है, जो डर है, वो फियर है, वो आज भी है कि अगर आज शायद से अगर हम फौज के साथ चलने का कोशिश करते हैं तो कल हमारा अंजाम क्या होगा। बाकी जो मेरी जर्नी रही, मैंने बहुत कुछ नया देखा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने लोगों से बातचीत की, मैंने कुनन पोशपरा में बहुत समय गुजारा, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुनन या पोशपरा गांव में ऐसा कोई घर होगा जहाँ पे जाके मैंने चाय ना पी। मुझे लोगों ने इनवाइट किया, मैंने इनफैक्ट आज भी मेरी उनसे बातचीत होती रहती है, लोग मुझे आज भी याद करते हैं। अपनी किताब को पब्लिश करवाने से पहले मैंने अपनी किताब की मैन्यूस्क्रिप्ट को वहाँ के लोगों से पढ़ाया था कि आप ही लोग पढ़िए, बताइए अगर इस किताब में कुछ गलत है तो मैं, ताकि उसको भी डिलीट कर सकूँ। लेकिन तो हरुण, ये जो किताब आपने लिखी है, सॉरी, ये आपने अकेले लिखी है, आपके साथ कोई और था? नहीं, इसमें मेरे साथ मेरी को-ऑथर थी, जैसे कि मैंने बताया, जिनका नाम कोमल वर्मा था। अच्छा। हम दोनों ने अराउंड 1 महीना उस एरिया में स्पेंड किया। हम मतलब जम्मू डिवीजन से 2 लड़का और लड़की 18-19 साल के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कश्मीर में जाते हैं अकेले सबसे बात करने, बिल्कुल किताब लिखने, उनसे उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका अगर कुछ बुरा हुआ है और अगर वो इंडियन आर्मी ने किया है, उतना बड़ा स्कार लेके वो लोग आपको चाय पिला रहे हैं, खाने पे बुला रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो शायद ये अपने आप में साबित होता है कि शायद इंडियन आर्मी का सिर्फ ये डिफेम करने के लिए ही हुआ था।